हेलो बच्चों, क्लास 10 की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रायंगल। और क्लास 10 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले इसके क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसके थोड़े कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। देखो, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि त्रिभुज क्या होता है। 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। मतलब 3 रेखाएं होनी चाहिए और साथ में सब क्या होनी चाहिए, आपस में बंद होनी चाहिए, तभी हम उसको त्रिभुज कह सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है त्रिभुज की, मतलब इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, जो कि आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे, 1 2 3। ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि इस पे 3 कोण होते हैं। 3 कोण कौन कौन से, एक कोण ये वाला, एक कोण ये वाला, एक कोण ये वाला। देखो 3 अंतःकोण होंगे, वैसे ही इसमें 3 बाह्य कोण भी होते हैं। 3 बाह्य कोण कौन कौन से, अगर मैं ये वाली लाइन को ऐसे आगे बढ़ाता हूँ, वैसे ही ये वाली लाइन को आगे बढ़ाता हूँ, ये वाली लाइन को आगे बढ़ाता हूँ, तो ये तो इसका अंतःकोण हो गया और ये वाला इसका बाह्य कोण हो गया। वैसे ये अंतःकोण, ये बाह्य कोण, ये अंतःकोण, ये बाह्य कोण। ठीक है, तो 3 अंतःकोण हो गए, वैसे ही 3 बाह्य कोण हो गए। ठीक, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 3 अंतःकोण। तो 2 चीजें इसकी हो गई। और तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष, इसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्टेक्स। शीर्ष कौन कौन से हो गए, एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। मतलब जहाँ पे 2 पॉइंट आपस में मिलते हैं उसको बोला जाता है शीर्ष। जैसे अगर ये पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं तो एक शीर्ष ये हो गया। अगर मैं इसको ट्रायंगल बना दूं तो ये और ये लाइन भी यहाँ पे मिल रही है तो ये भी एक शीर्ष हो गया, ये और ये लाइन यहाँ पे मिल रही है तो ये भी एक शीर्ष हो गया। तो कितने शीर्ष हो गए, 3 शीर्ष हो गया। ठीक है, तो बेसिक सी चीजें तो ये है कि किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं और 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, 3 चीजें तो हो गई। चौथी चीज ये होती है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, मतलब ये वाले जो कोण हमें दिए हैं इनका जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, बट रिवाइज के तौर पे मैं थोड़ा आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। 180 डिग्री के बराबर, तो ये चीज भी हो गई। ठीक है, अब त्रिभुज का कोई भी बाह्य कोण, जैसे अगर मैं ये वाला कोण लेता हूँ तो मान लीजिए ये है कोण बी। तो कोण बी की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू इसके अंतः विपरीत कोणों के योग के बराबर होती है। मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, देखो इसके साथ में तो ये वाला कोण है तो इसके बराबर नहीं होगी, बल्कि इसको छोड़ के देखो बाकी 2 अंतःकोण कौन कौन से हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है। तो जो बाह्य कोण ये वाला है इसकी वैल्यू ये वाला कोण, और ये अगर मैं इसको ए मानता हूँ, इसको कोण बी मानता हूँ, ये है कोण ए, ये कोण बी मैंने मान लिया, तो यहाँ पे कोण सी मान लो इसको। तो जो कोण बी की वैल्यू है वो कोण ए प्लस कोण सी, कोण ए प्लस कोण सी के बराबर होगा। वैसे ही अगर मैं ये वाला बाह्य कोण की बात करता हूँ, अगर मुझे ये वाला कोण निकालना है तो इसको छोड़ के बाकी बचे कौन कौन से, ये दोनों कोण बचे, तो मतलब इसकी वैल्यू इन दोनों कोणों के बराबर होगी। वैसे ही अगर मैं ये वाला कोण लेता हूँ तो इसके साथ में ये वाला कोण है तो इसको छोड़ के इन दोनों कोणों के योग के बराबर इसकी वैल्यू होगी। तो ये सारी चीजें तो हैं इसकी बेसिक, जो आपको पहले से ही पता होंगी। अब स्टार्ट करते हैं क्लास 10 में कौन कौन से टॉपिक आपके पास दिए गए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या चीजें हमें दी हैं। तो सबसे पहले तो ये बेसिक सी चीजें हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। इसमें जो मेन टॉपिक शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले इसमें दिया है समरूप आकृतियां। तो देखो एक तो होता है समरूप और एक होता है सर्वांग सम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आपको ध्यान से सुनना होगा। ठीक है, तो देखो समरूप में क्या होता है, जैसे कि इसके नाम ही से पता लग रहा है, सम का मतलब होता है समान और रूप का मतलब होता है रूप। मतलब ऐसी आकृतियों की, आकृतियों की बात यहाँ पे हो रही है, मतलब ऐसी आकृतियां जिनका रूप समान हो। ठीक है, रूप समान हो। वहीं सर्वांग सम का मतलब क्या होगा, सर्व का मतलब होता है सभी और समान, सम का मतलब होगा समान। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस समझो आप। यहाँ पे दिया है कि इनका क्या होना चाहिए, रूप समान होना चाहिए, जबकि सर्वांग सम में सभी चीजें समान होनी चाहिए। सभी चीजों का मतलब, जैसे कोई भी आकृति हमें दी गई है, ये वाली, ये दोनों आकृतियों की अगर मैं बात करता हूँ तो ये वाली आकृतियां समरूप होंगी कि सर्वांग सम होंगी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो समरूप मतलब समान रूप, जैसे ये वाली आकृति है वैसे ही अगर ये वाली आकृति है
तो उसको तो हम समरूप कहेंगे। बट सर्वांग सम में क्या होता है, सभी समान। तो सभी क्या क्या चीजें इसकी समान होनी चाहिए, जैसे लंबाई भी समान होनी चाहिए, चौड़ाई भी समान होनी चाहिए, ऊंचाई भी समान होनी चाहिए। या अगर मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे ये वाली आकृति है, ठीक है, ये गोल सी आकृति आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर मैं इस आकृति को उठाकर ये वाली आकृति के ऊपर रख दूं इस प्रकार से, और अगर दोनों सेम टू सेम आ रही हैं, मतलब ये आकृति इसको पूरी पूरी तरीके से ढक रही है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हर तरीके से अगर ये समान है, मतलब सभी चीजें इसकी समान है, तो ये क्या कहलाएगी, सर्वांग सम कहलाएगी। जबकि समरूप में क्या होता है, इनका रूप समान होता है। मतलब जैसे ये कोई ये कोई गोला है, वैसे ही ये कोई गोला है, एक इसमें छोटा गोला है, एक इसमें बड़ा गोला है, तो इनका रूप समान है। मतलब दिखने में तो ये दोनों एक जैसे हैं, बट एक छोटा है एक बड़ा है, ये इसमें डिफरेंस है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जो दिखने में सेम टू सेम है, दिखने में सेम टू सेम है, बट वो बराबर नहीं है, मतलब एक छोटा हो सकता है एक बड़ा हो सकता है, एक उससे और बड़ा हो सकता है, ठीक है, खाली दिखने में समान है, तो वो हो जाएंगे समरूप। जबकि सर्वांग सम में क्या होगा, देखो दिखने में तो समान होने ही चाहिए, सर्वांग सम की पहली कंडीशन ये है कि दिखने में समान होने ही चाहिए। दिखने के साथ साथ अगर उसकी सारी चीजें सभी चीजें समान हैं, जैसे लंबाई, जितनी लंबाई इसकी है, जैसे अगर मैं कोई आयत यहाँ पे बनाता हूँ या वर्ग अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, तो अगर इसकी लंबाई के बराबर है, इसकी लंबाई के बराबर है, इसकी ये वाली लंबाई के बराबर है, और ये वाली भुजा के बराबर है, तो तब हम ये कह सकते हैं, देखो सारी चीजों से ये बराबर समान है, सभी चीजें इसकी समान है, इसका मतलब ये दोनों सर्वांग सम होंगे, ठीक है। बट अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये दोनों वर्ग यहाँ पे दिए गए हैं, तो एक इसमें ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है, बट हैं तो दोनों वर्ग ही, दिखने में तो दोनों समान हैं, बट इनकी भुजाएं बराबर नहीं है। जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर नहीं है, ये वाली भुजा इसके बराबर नहीं है, ये वाली भुजा इसके बराबर नहीं है, और ये वाली भुजा इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, समरूप है, मतलब इनका केवल रूप समान है। जबकि सर्वांग सम में क्या होता है, सभी चीजें, सर्व का मतलब सभी और सम का मतलब समान, तो सभी चीजें समान होनी चाहिए। तो आई होप कि इतना डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सिंपल सी भाषा में आपको क्या समझना है, एक बार मैं सिंपल सा आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे समरूप दिया है, तो बस आपको इसके नाम को पहचाना है। जैसे सम का मतलब होगा समान, और रूप का मतलब तो रूप ही होगा। मतलब ऐसी आकृतियां जिनका रूप समान हो, मतलब रूप समान का मतलब दिखने में एक जैसे हैं। तो दिखने में एक जैसे जितने भी गोले होते हैं वो सारे दिखने में एक जैसे होते हैं, वैसे जितने भी वर्ग होते हैं वो भी सारे दिखने में एक जैसे हैं। बट जो गोले हैं वो छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं, यहाँ पे और बड़ा गोला भी ले सकते हैं और बड़ा गोला भी ले सकते हैं। तो ये सारे दिखने में एक जैसे हैं, इसका मतलब ये क्या है, समरूप हैं। जबकि सर्वांग सम में क्या होता है, सर्वांग सम, सर्वांग सम में ये होता है, सर्व का मतलब होता है सभी, मतलब सभी चीजें समान होनी चाहिए। जैसे अगर मैं कोई गोला लेता हूँ, ये मैंने कोई गोला ले लिया, दूसरा गोला मैंने ये वाला ले लिया, तो अगर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसके बराबर है, तो तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों गोले क्या हैं, सर्वांग सम है, ठीक है। या इसको सिंपल सी भाषा में ऐसे समझो कि अगर मैं ये वाले गोले को उठा के इसके ऊपर रख दूं, और ये हर कंडीशन में इसके समान आ रहा है, तो वो सर्वांग सम होंगे। और अगर मैं ये वाले गोले को उठा के इसके ऊपर रख दूं, और वो हर कंडीशन में एक समान नहीं आ रहा है, जैसे एक छोटा गोला है एक बड़ा गोला है, ये दोनों गोले मैंने ले लिया, अब बड़ा वाला गोला इसके ऊपर रख दिया, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये छोटा गोला इतना आ रहा है, बड़ा गोला इतना आ रहा है, मतलब ये हर तरीके से समान नहीं है। इसका मतलब वो क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक। तो ये दोनों डिफरेंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखो सभी जो सर्वांग सम त्रिभुज जो सभी सर्वांग सम आकृतियां होती हैं वो समरूप तो होती ही है, समरूप तो होंगी। अगर कोई सर्वांग सम है इसका मतलब तो वो समरूप होगा ही होगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो जो समरूप का साइन होता है वो मैथमेटिकली इस प्रकार से इसको शो किया जाता है, ठीक है। ऐसे कहीं पे अगर कोई साइन साइन दिया होगा तो इसका मतलब आप समझ जाना कि वो समरूप का साइन है। बट अगर इस प्रकार से कहीं पे ऐसे दिया है और साथ में बराबर भी दिया है नीचे, ऐसे बराबर भी दिया है, इसका मतलब वो सर्वांग सम का साइन होगा। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला कि सर्वांग सम समरूप भी होते हैं, तो देखो समरूप वाली आकृति इसमें आ रही है, और साथ साथ में सभी आकृतियां बराबर होनी चाहिए, तो नीचे बराबर का साइन लगा है, इसीलिए ये किसका साइन होता है, सर्वांग सम का साइन होता है, और ये वाला समरूप का साइन होता है, ठीक। तो ये साइन भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इतनी सारी चीजें इसमें क्लियर होगी।
और बाकी चीजें देखते हैं और क्या क्या इसमें दिया गया है। ठीक है, देखो ये आकृतियां तो आपको क्लियर हो ही गई होंगी कि कौन सा समरूप है कौन सा सर्वांग सम है। जैसे अगर मैं ये वाली आकृति की बात करता हूँ तो ये आप देख रहे होंगे, ये बड़ी आकृति है, ये छोटी आकृति है, मतलब ये समरूप है। ठीक, केवल रूप इनका समान है, दिखने में ये समान है क्योंकि एक बड़ी है एक छोटी है, जबकि ये सर्वांग सम नहीं होंगे। वैसे ही अगर ये वाला जो वर्ग है, देखो ये छोटा वर्ग है ये बड़ा वर्ग है, मतलब ये भी समरूप होंगे, दिखने में एक समान है। ये भी क्या होंगे, समरूप होंगे, ये भी समरूप होंगे, ये भी समरूप होंगे। देखो इसमें और क्या दिया है, बाकी ये सारी पढ़ने वाली चीजें हैं तो आप इनको पढ़ लेना। जैसे ये ताजमहल की आकृति इसमें दी है, एक बड़ी है एक उससे छोटी है एक इससे छोटी है, तो मतलब ये सारी क्या हैं, क्योंकि दिखने में सभी एक समान हैं, जबकि एक बड़ी है एक छोटी है, मतलब ये सारे समरूप हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया गया है कि समरूप, ये सारे हो जाएंगे। ठीक, बाकी और इसमें और तो इसमें वैसे कुछ भी नहीं दिया है। तो अब सीधे इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो पहली प्रश्नावली हमें दी है कि कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। देखो इसमें दिया है सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं कि समरूप होते हैं। अब देखो अगर मैं कोई वृत्त बनाता हूँ, मान लीजिए ये कोई वृत्त है, वैसे ही दूसरा वृत्त मैंने ये वाला बना दिया। अब इसकी त्रिज्या अगर मैं लेता हूँ, मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है और ये वाली जो त्रिज्या है ये 4 सेंटीमीटर है। तो क्योंकि सभी वृत्त की बात की जा रही है, मतलब ये वाला भी वृत्त की बात की जा रही होगी और इसकी भी बात की जा रही होगी। वैसे अगर मैं तीसरा वृत्त बनाता हूँ ऐसे, ठीक है, और ये मान लीजिए इसकी जो ये वाली त्रिज्या है ये 3 सेंटीमीटर है, तो आप ये देख रहे होंगे कि इसकी 2 सेंटीमीटर है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। देखो दिखने में तो तीनों एक समान है, बट इनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं, ये भी अलग है ये भी अलग है ये भी अलग है। मतलब ये वाले जो वृत्त है इसको उठा के मैं यहाँ पे रख दूं तो ये सभी प्रकार से समान नहीं होगा, वैसे ही इसको उठा के यहाँ पे रख दूं तो सभी प्रकार से समान नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब जो सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त में कोई से भी वृत्त हम ले सकते हैं, तो वो क्या होंगे, समरूप होंगे। दिखने में तो एक समान होंगे बट वो हर तरीके से बराबर नहीं होंगे। ठीक, तो ये वाला हो गया। अब देखो इसमें अगला पार्ट क्या दिया है, आगे इसमें दिया है कि सभी वर्ग होते हैं, वैसे ही वर्ग के लिए भी होगा। तो वर्ग में क्या होता है, जैसे अगर मैं ये वाला वर्ग बनाता हूँ और यहाँ पे मैंने बना दिया ये वाला वर्ग, ठीक है, क्योंकि सभी वर्गों की बात कर रहा है तो कोई से भी 2 वर्ग हम ले सकते हैं। तो मान लीजिए ये वाली भुजा 2 है तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी। तो मान लीजिए ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4 हो जाएगी। ठीक, तो क्या होते हैं सभी वर्ग, देखो ये हर कंडीशन में बराबर नहीं आ रहा है, मतलब ये इसके बराबर नहीं आ रहा है, ये इसके बराबर नहीं आ रहा है, ये इसके बराबर नहीं आ रहा है और ये इसके बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या होंगे, ये भी समरूप होंगे। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला पार्ट दिया है इसमें, सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं ये हमें देखना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैंने ये वाला त्रिभुज बना दिया तो जैसे इसके नाम ही से पता लग रहा है, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। तो अगर ये वाला और ये वाली भुजा बराबर है तो मतलब ये वाली भुजा बराबर नहीं होगी। वैसे ही मैं मान लीजिए दूसरा त्रिभुज बनाता हूँ यहाँ पे ये वाला, ठीक है, तो क्योंकि 2 भुजाएं कोई से भी बराबर हो सकती हैं, तो अभी मान लीजिए मैं इन दोनों को बराबर करता हूँ कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये इसकी बराबर नहीं होगी। जैसे अगर मैंने ये वाला त्रिभुज ले लिया, इसकी भुजा ले ली 3, तो क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये भी 3 हो गया और ये मान लीजिए है 2। ठीक है, वैसे अगर मैं ये वाला त्रिभुज लेता हूँ, यहाँ पे इसकी भुजा है 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्योंकि ये 5 है तो ये वाली भुजा भी बराबर है तो ये भी 5 होगी और ये मान लीजिए ये है 4। ठीक है, तो अभी क्योंकि सभी की बात कर रहा है तो सभी में ये दोनों त्रिभुज भी आते हैं। तो अब देखो ये समरूप होंगे कि नहीं होंगे, हमें ये चेक करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखो क्या है कि इसकी भुजा 3 आ रही है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। तो अगर मैं इनके जो संगत भुजाएं हैं इनका अनुपात निकालूं, यहाँ पे 3 है तो इसके संगत में ये वाली भुजा है तो बटे में 5 होगा। अनुपात का मतलब होगा ये वाली भुजा अपॉन ये वाली भुजा, क्योंकि अनुपात का मतलब ही बटे होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 3/5। वैसे ही इन दोनों भुजाओं का अनुपात ये है 2 और यहाँ पे बटे में हो जाएगा 5 बराबर। जो लास्ट वाली भुजा है यहाँ पे है 3 और बटे में हो जाएगा 4। तो देखो ये कहीं से भी आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि ये समरूप तो होंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि समरूप के लिए शर्त ये होती है कि जैसे अगर समरूप होंगे तो तब कंडीशन ये होती है कि ये जो संगत भुजाएं हैं, जैसे ये वाला त्रिभुज मैंने ले लिया और ये वाला त्रिभुज मैंने ले लिया, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है हर कंडीशन में।
ठीक है। जैसे अगर मैं ये समबाहु त्रिभुज लेता हूँ, समबाहु का मतलब होता है समान, बाहु मतलब भुजा, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। तो अगर मैं ये वाली भुजा 3 लेता हूँ तो ये वाली भी 3 हो जाएगी, ये वाली भी 3 हो जाएगी। अगर मैं ये दूसरा त्रिभुज है, इसकी कोई एक भुजा कोई सी भी ले लो, जैसे अगर मैं 5 लेता हूँ तो ये वाली भी 5 होगी, ये वाली भी 5 होगी। अब देखो अगर मैं इनकी संगत भुजाओं का अनुपात निकालता हूँ तो यहाँ पे देखो 3 है और इसकी संगत भुजा ये वाली है तो ये हो जाएगा 3/5। वैसे ही यहाँ पे देखो कितना है 3, यहाँ पे कितना है 5, तो ये भी हो जाएगा 3/5। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। तो आप देख रहे होंगे कि तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं। ठीक है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो समरूप होंगे। ठीक है, समरूप त्रिभुज में क्या होता है, हाँ एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये मैं बताना भूल गया था, इसको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो समरूप में ये प्रॉपर्टी होती है कि जो भुजाएं हैं, भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है सभी भुजाओं का। अब जितनी चाहे, अब देखो ये क्योंकि यहाँ पे अभी त्रिभुज की बात हो रही है, अगर मैं यहीं पे चतुर्भुज लेता हूँ, ठीक है, कोई सा भी चतुर्भुज, जैसे मैंने ये वाला वर्ग ले लिया और दूसरा मैंने यहाँ पे दूसरा वाला इतना बड़ा वर्ग ले लिया, इसकी भुजा मान लीजिए 4 है, इसकी भी 4 होगी, इसकी भी 4 होगी, इसकी भी 4 होगी, क्योंकि वर्ग है। इसकी 2 है तो ये 2 नहीं, इसका बड़ा लेना पड़ेगा। मान लीजिए ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। तो मैंने क्या बोला, समरूप में क्या होता है कि सभी भुजाओं, सभी संगत लिखना पड़ेगा मुझे, सभी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो इसकी संगत कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा है। तो देखो यहाँ पे 4 आ रहा है और बटे में 6 आ रहा है बराबर, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, मतलब ये वाली भुजा इसके संगत होगी तो यहाँ पे भी 4 बटे में 6। ठीक है, तो देख रहे होंगे कि सारे आपस में बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि वो समरूप होंगे। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, समरूप के लिए हमेशा ही ये वाली प्रॉपर्टी से हम चेक करते हैं। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो इसमें कौन सा आंसर होगा हमारा, समबाहु त्रिभुज हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला उनके संगत कोण हो, मतलब डैश डैश हो, तथा दूसरा उनकी संगत भुजाएं डैश डैश हो। अब देखो ये तो मैंने आपको अभी बता दिया था। देखो जो समरूप बहुभुज होते हैं उनकी क्या होती है, जो संगत भुजाएं होती हैं। संगत भुजाएं का मतलब जैसे अगर ये वाला कोई वर्ग हम लेते हैं या ये वाला कोई आयत हम लेते हैं, तो संगत भुजा मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा संगत होगी, ये वाली भुजा ये वाली भुजा संगत होगी, ये वाली भुजा ये वाली भुजा संगत होगी, वैसे ही ये वाली भुजा और ये वाली भुजा संगत होगी। तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे 2 लिया था, यहाँ पे 4 लिया था, तो 2/4, तो ये क्या होता है इसका समानुपात, समानुपात या इसको अनुपात कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो होगा समानुपात। और बाकी संगत कोण, संगत कोण का मतलब जैसे ये वाला कोण है तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला जो कोण है ये कोण इसके बराबर होगा। बराबर नहीं मतलब संगत, अगर केवल कोण की बात कर रहा है तो ये वाला कोण ये वाला कोण संगत होंगे, ये वाला कोण ये वाला कोण संगत होंगे, ये वाला कोण ये वाला कोण संगत होंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत होंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि वर्ग में ये वाला कोण 90 का होता है, तो कोई सा भी वर्ग ले लो ये वाला कोण 90 का ही होगा। तो जो संगत कोण होंगे वो तो बराबर होंगे और जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती होंगी। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखो इसमें अगला पार्ट क्या दिया है, इसमें दिया है हमें, देखो इसमें दिया है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला समरूप आकृतियां और दूसरा ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो समरूप आकृतियों का आप कोई सा भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज, कोई भी दो समबाहु त्रिभुज का हम उदाहरण दे सकते हैं। ये मान लीजिए 3 है, ये 3 है, ये भी 3 होगा, ये मान लीजिए 5 है, ये 5 है, ये भी 5। तो एक उदाहरण तो ये हो गया, ये समरूप आकृतियां हैं दोनों। ठीक, वैसे अगर मैं वर्ग का उदाहरण लेता हूँ, एक वर्ग ये हो गया और एक वर्ग ये वाला हो गया, तो ये मान लीजिए 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये 4 है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। ठीक, तो ये क्या हो गए, ये इसके समरूप हो गया और ये इसके समरूप हो गया। तो क्योंकि दो ही उदाहरण देने हैं तो आप ये दो भी दे सकते हैं और अपनी तरफ से नए उदाहरण भी आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक, तो ये पार्ट तो हो गया इसका। अगला पार्ट क्या दिया है इसमें, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है।
तो जो समरूप नहीं है वैसे तो कुछ भी हो सकता है, जैसे एक ट्रायंगल और एक चतुर्भुज का उदाहरण भी हो सकता है, या दो समद्विबाहु त्रिभुज का भी उदाहरण लिया जा सकता है। ये मान लीजिए 2 है, ये 5 है और ये भी 2 है। वैसे ही इसको मैं लेता हूँ तो यहाँ पे 7 7 3, तो ये वाले हो जाएंगे। ठीक, तो क्योंकि दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं और अगर मैं इनकी संगत भुजाओं का अनुपात निकालता हूँ तो वो बराबर नहीं आएगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आप ये ले सकते हैं, एक वर्ग हो गया और एक इस प्रकार से समचतुर्भुज हो गया, तो इसका भी उदाहरण दिया जा सकता है। तो आप इसके तो बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं जो समरूप नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इसमें अगला पार्ट क्या दिया है। देखो इसमें दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो समरूप के लिए मैंने क्या बोला था कि 2 कंडीशन होती हैं समरूप के लिए, इसको आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखो ये दोनों कंडीशन होते हैं समरूप होने के लिए। पहला तो ये होता है कि जो संगत कोण है, संगत कोण वो क्या होते हैं, वो होते हैं बराबर। ठीक, और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो संगत भुजाएं हैं उनका जो अनुपात होता है, अनुपात बराबर होता है या समान होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसे ये वाला कोण अगर मैं लेता हूँ तो इसके साथ में संगत कौन सा है, मतलब इसके साथ में संगत कौन सा है, ये वाला है, इसका संगत ये वाला है, इसका संगत ये वाला है, इसका संगत ये वाला है। तो पहली प्रॉपर्टी इसको चेक करते हैं, तो संगत कोण देखो बराबर है कि नहीं है। ये तो समचतुर्भुज है जबकि ये वर्ग है, तो कोण जो वर्ग है उसका कोण 90 के बराबर होता है, जबकि समचतुर्भुज का कोई भी कोण 90 के बराबर नहीं होता है। तो पहली प्रॉपर्टी इसमें फुलफिल नहीं हो रही है, इसका मतलब ये समचतुर्भुज नहीं है। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 1.5 है, 1.5 अपॉन यहाँ पे 3 है बराबर, मतलब इसके संगत ये वाली भुजा, इसके संगत ये वाली भुजा। तो यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 1.5, यहाँ पे 3, और लास्ट में ये भी 1.5 और ये भी 3, तो 1.5 और 3। तो आप ये देख रहे होंगे कि इनका जो संगत भुजाएं हैं इनका जो अनुपात है वो तो समान आ रहा है, बट ये कोण समान नहीं है। तो दोनों में से अगर दोनों कंडीशन होती हैं तभी वो समरूप होगा, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर नहीं होती है तो वो समरूप नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है बट दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, समरूप नहीं है। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया कि दोनों समरूप नहीं होंगे। अब देखो हमने प्रश्नावली 6.1 तो कंप्लीट कर दी है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके जो बाकी के पार्ट हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।